भूगोल के तहत महासागर विज्ञान पढ़ रहे थे और उसको हमने उस आखिरी चैप्टर जो अप्लाइड ज्योग्राफी थी, अप्लाइड ओशनोग्राफी, उसको कराने के बाद में ओशनोग्राफी की एक प्लेलिस्ट आपके सामने कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जो आप देखिए। ओशनोग्राफी के बाद में हम आ रहे हैं मानव भूगोल पे। मानव भूगोल में जनसंख्या भूगोल एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, सेक्शन है ज्योग्राफी का। यूजीसी, नेट, जेआरएफ और आईएएस, पीसीएस ऑप्शनल और जीएस में इसका बहुत बड़ा योगदान है जनसंख्या भूगोल का। ऑप्शनल में अगर आपको 50 नंबर फिजिकल ज्योग्राफी से मिल रहे हैं तो 50 नंबर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी से भी देने हैं। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, 4 से 5 चैप्टर हम लोगों को कवर करने हैं। पढ़ना जरूरी इसलिए हो जाता है कि जनसंख्या अगर ना हो, जनसंख्या ही है जो आपके सभी विषयों को महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि जनसंख्या ये है जिसकी वजह से एक नीति बनती है, पॉलिसी तय होती है। जनसंख्या के आधार पे किसी देश की जनसंख्या कैसी है वो तय करती है कि उस देश की नीतियाँ कैसी होंगी। उस देश की जनसंख्या तय करती है कि उस देश में विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा। वो जनसंख्या ये है जो तय करती है कि संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, अर्थात जनसंख्या ही संसाधनों का उपयोग करती है। जनसंख्या ही देश या समाज की नीतियों को तय करती है और जनसंख्या ही समाज या देश के विकास को सुनिश्चित करती है। यदि किसी देश की जनसंख्या या किसी क्षेत्र की जनसंख्या में महिला पुरुष योग्य हैं तो वो देश कहीं ना कहीं समृद्ध और मजबूत होगा। कार्यशील हैं, कार्य करने योग्य हैं और वो पूरा मन लगा के काम करते हैं, मेहनत करने वाले हैं, तो फिर वो देश समृद्ध होगा। परमाणु बम झेल चुका जापान और संसाधनों से प्रचुर मात्रा में एकदम समृद्ध, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा समृद्ध अफ्रीकी महाद्वीप के देश। अफ्रीका में संसाधनों की बहुत भारी मात्रा है और जापान जो परमाणु बम तक झेल चुका है और प्रशांत महासागर की ज्वालामुखी पेटी में स्थित है, यानी भूकंप के झटके तो उसे ऐसे आते हैं जैसे हार्ट बीट चल रही हो। फिर भी वो डेवलप्ड है और अफ्रीका डेवलप नहीं हो पा रहा है। कारण कुछ और नहीं है, ये जनसंख्या ये है कि जापान की जनसंख्या कार्यशील और मेहनती है, ईमानदार है अपने काम के प्रति। मैं अफ्रीका के लोगों पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग इंडिया में भी खूब हैं, हमारे आपके बीच में भी हैं। आलसी प्रकृति के हैं। क्यों आलसी हो गए? क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरे पास तो है, संसाधन बहुत है। तो संसाधनों का अभाव भी आपको कार्यशील और मेहनती बना सकता है। तो ये जनसंख्या इतना महत्वपूर्ण है। हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में हम किसका इतिहास पढ़ते हैं? मानव का इतिहास पढ़ते हैं। हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, इकोनॉमी हम किसके लिए पढ़ते हैं? भाई अगर किसी देश में जनसंख्या है तो उस देश की इकोनॉमी है। पर्यावरण पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं पर्यावरण? इस संदर्भ में पढ़ते हैं कि पर्यावरण का मानव पे प्रभाव और मानव का पर्यावरण पे प्रभाव, यानी जनसंख्या किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित कर रही है और पर्यावरण किस तरीके से जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है, यानी मानव को प्रभावित कर रहा है। इसलिए पढ़ते हैं। हम साइंस का अध्ययन क्यों करते हैं, विज्ञान का अध्ययन क्यों करते हैं, हम टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप कर रहे हैं? वो जनसंख्या की सुविधाओं के लिए ही तो, मानव अपनी सुविधाओं के लिए ही तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर रहा है। नई नई खोज करना, हम अपनी आवश्यकता ही तो पूरी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो जब हम इतिहास, इकोनॉमी है, पर्यावरण है, विज्ञान है, इन सब का अध्ययन करते हैं मानव के परिप्रेक्ष्य में कि उसको किस तरीके से मानवीय अनुकूल बनाया जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है, तो फिर इस मानव का जो इतिहास है खुद का, इसकी जो खुद की विशेषताएं हैं उसका अध्ययन क्यों ना किया जाए? किसी देश या समाज या क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में, उसकी अपनी विशेषताएं क्या हैं, आयु लिंग संरचना क्या है, किस अनुपात में पाए जाएंगे, किसी क्षेत्र में इनकी संख्या कम होगी या अधिक होगी, क्यों होगी, कहीं पे इनका संकेंद्रण अधिक है तो कहीं पे जनसंख्या नहीं मिलती है, क्या भौगोलिक कारण होगा? कोई भौगोलिक कारण होगा, उसका अध्ययन करना जरूरी है। क्या आज जिस स्टेज में हम हैं विकासशील अर्थव्यवस्था में, तो ये विकासशील अर्थव्यवस्था में जो समाज है, क्या इस प्रकार का समाज हर क्षेत्रों में होता है? विकासशील कंडीशन में ये स्टेजेस हर जगह आते हैं। आज हम विकासशील हैं तो कोई अल्प विकसित है तो कोई विकसित है, तो फिर ये स्टेजेस कैसे आते हैं? कौन से ऐसे मानक हैं जिनके आधार पर हम तय करते हैं कि सामने वाला विकसित है और हम विकासशील हैं? ये मानो कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरा होगा विकसित होने तक? क्या हमेशा से ऐसे ही रहा है, सूट बूट पैंट शर्ट, या फिर कभी अब आदिमानव भी हमारे सामने हैं, जनजातियां भी हैं, तो फिर हमारे और उनमें अंतर कैसे आ रहा है? वो किस स्टेज में होंगे विकास के?
किसी क्षेत्र में जनघनत्व क्या है, किसी क्षेत्र में आप देखें तो कहीं पे चलने के रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं, इतनी जनसंख्या है, और कहीं पे आप दूर दूर तक कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। तो इसका क्या कारण है? क्या जनघनत्व के पीछे यही कारण है कि नहीं सिर्फ ये शहर है इस वजह से, या और भी फैक्टर हैं जो भौगोलिक हैं? जनसंख्या में वृद्धि कैसे? शुरुआत में कुछ लाख या कुछ हजार की संख्या में मानव था और आज बिलियन में जनसंख्या पहुंच गई है विश्व की। तो क्या इसका विकास हमेशा से एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया रही है, या फिर कभी जन्म दर या मृत्यु दर या इन सब में चेंजिंग आता रहता है? वो संक्रमण काल कौन सा होगा जब जनसंख्या अचानक से दोगुनी हुई होगी? जनसंख्या के स्वास्थ्य पे बात करेंगे। ये सारे सवाल हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। और इस जनसंख्या में जनसंख्या है, यानी जो लोग हैं उनकी संख्या, अर्थात जनसंख्या किसी क्षेत्र में जो लोग पाए जाते हैं, जितने लोग उपस्थित हैं उस क्षेत्र की, वो क्या है? जनसंख्या है। अब उन लोगों में कई तरह के लोग होंगे, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। तो कितने लोग हैं, ये एक आंकड़ा निकालना हो कि कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, या कितने बच्चे प्रतिवर्ष जन्म ले रहे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितने लोग हैं, तब तक उनके लिए आप नीतियाँ कैसे तय करोगे? भाई अगर आपको पॉलिसी बनानी हो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के लिए, तो उसमें सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि उस क्षेत्र में कौन कौन है और कितने लोग हैं, आप किसके लिए नीतियाँ बना रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि वहाँ पे कितने लोग हैं, तो फिर आपकी नीतियाँ, आपकी पॉलिसी सब फेल हो जाएगी, कार्यक्रम आपका फेल है। तो अगर इतना महत्वपूर्ण है ये जनसंख्या, तो सबके बारे में अध्ययन करते हैं, तो क्यों ना मानव अपने बारे में खुद के अध्ययन करें। इसी उद्देश्य के लिए ये जनसंख्या भूगोल को हम लोग पढ़ेंगे, भौगोलिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, और इसमें देखेंगे कि वृद्धि की दर क्या है। अगर जनसंख्या है किसी क्षेत्र में, तो फिर उसमें ग्रोथ भी हो रहा होगा। अगर ग्रोथ ना हो रहा होता तो जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थितियाँ क्यों आती? 70 के दशक में जनसंख्या, 70-80 के दशक में जनसंख्या में विस्फोट होना आज हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई। हर देश में ऐसा होता है, हर देश में जनसंख्या विस्फोट होती है। कोई भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हर देश में नसबंदी होती है, बशर्ते भारत में कुछ ज़्यादा ही नसबंदी हो गई थी। इसके बावजूद उस दशक की जनसंख्या विस्फोट के कारण अब जाकर के उसका असर दिख रहा है कि 30 से 40 साल के बीच के युवा वर्ग, बेरोजगारी, भीड़ का बढ़ना शहरों में, शहरीकरण, नगरीकरण, मलिन बस्ती का निर्माण, ये जो प्रक्रियाएं हैं, जो आज सामाजिक समस्याओं से हम ग्रसित हैं, और ऐसा महसूस होता है कि अभाव में जी रहे हैं। फिर चाहे वो रोजगार का अभाव हो, चाहे वो जगह ज़मीन का अभाव हो, चाहे वो जल का अभाव हो, या स्वच्छ पर्यावरण का अभाव हो, कारण कुछ और नहीं, यही है कि जो नेचर ने जितना उसके पास था मानव की परवरिश करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा मानव ने आकर के यहाँ पे उसका उपभोग करना शुरू किए। यही परिणाम है कि हम अपनी इकोनॉमी नहीं डेवलप कर, आधारभूत संरचना नहीं डेवलप हो पाई समय से, कि हम जैसे जैसे बढ़ते जाएं वैसे वैसे एंगेज होते जाएं उसमें। और परिणाम ये हुआ कि आज की स्थिति यह है कि वैकेंसी, एक छोटी सी वैकेंसी हो तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा वर्ग भारत युवाओं का देश है। ये गर्व की भी बात है और दुख की भी बात है कि हम युवा देश हैं ज़रूर, लेकिन इसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं मानव पूंजी का। कारण है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट और उसके अलावा भी जो फैक्टर होते हैं उन पे जोर नहीं दे पाए हैं। हम अचानक से, समय से पहले हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई। ये जनसंख्या थोड़ा सा समय लेकर के और अगर बढ़ी होती तो शायद हम आधारभूत संरचना विकसित कर चुके होते, और आज ये जो समस्याएं आप शहरों में भीड़ देखते हैं, ये भीड़ शायद ही इतना ना होती। खासकर युवाओं की भीड़ जो आज रोड पे घूम रहे हैं, चाहे कि दुकानों पे बैठ करके 2-2, 4-4 घंटे चर्चा कर रहे हैं, शायद वो किसी ऑफिस में बैठे होते और काम कर रहे होते, अपने जीवन को लेकर के असुरक्षित ना होते, सुसाइड जैसी घटनाएं ना होती इस तरह की कि फ्रस्ट्रेशन में आकर के किसी ने सुसाइड कर लिया। तो इन सब का अध्ययन हम करेंगे कि वो जनसंख्या विस्फोट होता क्या है दरअसल, और फिर उसका परिणाम क्या होता है। हमारी जो जनसंख्या की क्लासेज होंगी, वो क्लासेस 8 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। ये मैं 3 दिन पहले आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सिलेबस में क्या पढ़ना है ये हम देख लेते हैं। अभी बोर्ड पे आप चैप्टर्स का नाम भी लिख लें। इससे क्या होगा कि आपको ये पता है, कंफर्म रहेगा कि हाँ यही चैप्टर हमें पढ़ना है। हालांकि सिलेबस आप सबके पास है, और इस सिलेबस में हमने यूपीएससी और यूजीसी नेट जेआरएफ और पीसीएस ऑप्शनल तक के सिलेबस को एक साथ मर्ज किया है। लगभग सारे एग्जामों में, इन 3 परीक्षाओं में जनसंख्या भूगोल को सेम करके रख दिया गया है। कोई चेंजिंग नहीं है चैप्टर्स में, इसलिए तीनों एग्जाम को कवर करेगा। ठीक है,
तो देखते हैं जनसंख्या भूगोल में कौन कौन सा सेक्शन हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो जनसंख्या भूगोल में ये देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि इतिहास में जब से मानव ने जनसंख्या को गिनना सीखा होगा, एक आंकड़े अनुभव के आधार पर लिए जाते हैं, क्योंकि उस समय जब भारत पूरे विश्व की जनसंख्या 50 लाख रही होगी तो वहाँ पे मुझे लगता है कि सबके सब कंप्लीट आदिवासी थे। उस समय जनसंख्या की गणना कर पाना तो संभव नहीं था, लेकिन उसके बाद के कुछ वर्षों में एक अनुमान लगाया गया कि लगभग इतनी जनसंख्या रही होगी। तो जनसंख्या वृद्धि शुरू से लेकर के यानी इतिहास से लेकर के आधुनिक काल तक हम देखेंगे। पहला चैप्टर ये होगा हमारा जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति क्या होती है ये देखेंगे। इतिहास से लेकर के ऐतिहासिक काल से वर्तमान काल तक जनसंख्या वृद्धि देखेंगे, और फिर देखेंगे विश्व स्तर पे इसका वितरण क्या है, यानी जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण। और जब वितरण देख लेंगे तो वितरण कहीं किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है, दिल्ली में जनसंख्या अधिक है, वहीं पे हरियाणा में जनसंख्या कम है, या भारत की अगर बात करें तो भारत में जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में अधिक है, जबकि हिमालयी क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में या फिर थार के मरुस्थल वाले क्षेत्र में जनसंख्या कम है। तो ये जनसंख्या का वितरण असामान्य रूप से पाई जाती है। फिर ये वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं कि कहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी और कहाँ पे जनसंख्या कम होगी, तो इस पे देखेंगे कि वो कारक कौन कौन से हैं, यानी वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जब जनसंख्या वृद्धि और उनका वितरण देख लेंगे तो फिर देखेंगे कि जो जनसंख्या है, क्या इसका विकास जो हुआ, वृद्धि इसमें हो रही है, वृद्धि में क्या होगा, जनसंख्या की संख्या बढ़ेगी, लोगों की संख्या ही तो बढ़ेगी। तो ये लोगों की संख्या बढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है, इससे संबंधित एक सिद्धांत है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, हम उसको देखेंगे। और इसमें देखेंगे कि इन्होंने सिद्धांत में कितने स्टेजेस में बांटा गया है जनसंख्या के विकास को, और वो संक्रमणकालीन स्थितियां देखेंगे जब जनसंख्या में विस्फोट हुआ, जनसंख्या अचानक से बढ़ गई। एक हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या में वृद्धि जो हुई अचानक से, वो तब हुई जब हम समझदार हो गए थे। जब तक आदिवासी किस्म के थे तब तक जनसंख्या स्थिर बनी हुई थी। तो वो देखेंगे उसके बारे में कि क्या है इस सिद्धांत में, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत देखेंगे। और इसी से संबंध रखते हैं 2-3 सिद्धांत और हैं, वो भी देख लेंगे, जैसे माल्थस, मार्क्स, रिचार्डो, सेडलर। इनका जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है, ये जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उससे संबंधित सिद्धांत इन्होंने दिया। तो इनके सिद्धांत पे भी हम चर्चा करेंगे। मेंस एग्जाम में सीधा सीधा इनकी आलोचना या समालोचना करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, यानी व्याख्या तो बहुत कम आता है, लेकिन इन सिद्धांतों की जो कमियां हैं उस पर बात करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला चैप्टर इसके बाद में हम देखेंगे एक विश्व जनसंख्या की जो पॉलिसीज हैं। अब जब जनसंख्या डेवलप हो गई है तो फिर जनसंख्या की नीतियां क्या होंगी, उन पे देखेंगे। अगला चैप्टर जो हमारा होगा विश्व जनसंख्या नीति। विश्व जनसंख्या नीतियां यानी अलग अलग देशों की जो महत्वपूर्ण नीतियां रही हैं, पॉलिसी, जैसे 1 चाइल्ड पॉलिसी है चाइना की है, 2 चाइल्ड पॉलिसी या 3 चाइल्ड पॉलिसी भारत में है, कि अब हम दो हमारे दो का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सब पॉलिसियां हैं। भारत की जनसंख्या नीति पे बात करेंगे, जो नई जनसंख्या नीति है। ऐसी जनसंख्या नीतियों पे चर्चा करेंगे जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, और सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा इस नीति के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं, उद्देश्य क्या है इसके, इन पे हम बाकायदा चर्चा आपसे इस वाले चैप्टर में करेंगे। इसके बाद ही एक सिद्धांत और पढ़ना है हमको, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। यूपीएससी के सिलेबस में ये मेंशन किया गया है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, कि कितनी जनसंख्या हो और कितने संसाधन हो। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में यही बात कही गई है कि जो जनसंख्या है और जो उपस्थित संसाधन है, इनके बीच में क्या संबंध होना चाहिए, इस विषय वस्तु पे बात करता है ये अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, कि वो कितनी जनसंख्या होगी जो हमारे देश में उपस्थित संसाधनों के अनुकूल है, यानी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर इतनी जनसंख्या है तो वो अनुकूल जनसंख्या होगी,
कि अगर हमारे पास 4 रोटी है तो 2 जनसंख्या अगर हो, 2 लोग हों तो वो पेट भर के खाना खा सकते हैं, मोटी मोटी रोटी हो तो, ठीक है। लेकिन अगर वो जनसंख्या 8 हो जाए, 8 लोग वहाँ पहुँच जाएँ तो फिर ये अनुकूलतम जनसंख्या नहीं है वहाँ की। भाई संसाधन हमारे पास थोड़े से हैं और लोग खाने वाले ज़्यादा हैं, इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा हैं, तो फिर जनसंख्या अनुकूल कहाँ हुई। तो संसाधनों के परिपेक्ष में जो उपस्थित रिसोर्सेज हैं उनके परिपेक्ष में जनसंख्या कैसी होनी चाहिए, ये बात करता है जनसंख्या अनुकूलतम सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे कि जनसंख्या की संरचना एवं विशेषताएं। जनसंख्या की संरचना एवं विशेषताएं, और इसमें मुख्य रूप से संरचना में यही देखा जाएगा कि आयुलिंग संरचना क्या है, जन्म दर, महिला पुरुष की संख्या क्या है, इनका अनुपात क्या पाया जाता है, और देखेंगे कि उस क्षेत्र में बच्चों की स्थिति क्या है, बाल अनुपात क्या है। इन सब बातों को हम जनसंख्या की संरचना में देखेंगे। एक जनसंख्या की संरचना में होगा क्या, और भाई महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, इन्हीं सब का एक आंकड़ा हमारे पास होगा जो उस क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना बताएगी, और उस जनसंख्या की संरचना और उसकी विशेषताओं पे आंकड़े ही प्रस्तुत करेंगे, और वो आंकड़े ही ये डिसाइड करेंगे कि उस क्षेत्र की जनसंख्या कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, ठीक है। इसी में हम पिरामिड वगैरह की चर्चा करेंगे, जो जनसंख्या पिरामिड बनते हैं। आप एग्जाम में कभी कभी आ जाता है पिरामिड बन करके और पूछता है ऑप्शन में कि भाई इसकी क्या विशेषता है, इसे आप कैसे कहेंगे कि किस तरह की जो संरचना है। तो इसमें 2-3 संरचनाएं हम देखेंगे जनसंख्या की। एक ऐसी संरचना होगी जिसमें लगातार जनसंख्या घट रही है, एक ऐसी संरचना होगी जो जनसंख्या पहले घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। तो ऐसी जो पिरामिड्स बनते हैं जनसंख्या के, उन पे भी बातें होंगी। और इसी में हम बात करेंगे लिंगानुपात की, शिक्षा स्तर की बात कर लेंगे, जनसंख्या घनत्व क्या किसी क्षेत्र की, ये सारी विशेषताएं हैं उस क्षेत्र की जनसंख्या की, ठीक है। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर या वृद्धि दर, इन सब पे भी चर्चा इसी सेक्शन में हम करेंगे, उसकी संरचना में ही। फिर देखेंगे जनसंख्या समस्या क्या है। जनसंख्या से जो समस्याएं उपलब्ध होती हैं उन समस्याओं पे बात करेंगे, जनसंख्या समस्या। और जब जनसंख्या समस्या देख लेंगे तो फिर देखा जाएगा कि जनसंख्या क्या समाज पूंजी भी है या फिर ये प्रॉब्लम भी है, क्या इसका सॉल्यूशन भी है। अगर जनसंख्या एक समस्या है कि अगर भाई ज़्यादा लोग हो गए हैं, खाना कम पड़ गया है, तो उसका कोई सॉल्यूशन भी होगा कि उन लोगों को पहले लगा दो, 2 घंटे काम कर लें, फिर खाना खाएं, ऐसा भी तो हो सकता है। इसकी समस्या तो तब सॉल्व होगी जब आपके पास बनी बनाई रोटी तो नहीं है, लेकिन आप उन्हें अवसर दें, आटा तो दें, तभी तो वो लोग वहाँ बैठ कर रोटी बना पाएंगे। अब आप आटा भी नहीं दे रहे हो, कह रहे हो कि नहीं समस्या है, खाना भी नहीं है, तो उनको तो भूखा ही सोना ही पड़ेगा। तो सिर्फ ये स्टार्टअप्स की नहीं है, आप ये प्रमोट करना कि नहीं आप रोजगार खोजिए मत, बल्कि रोजगार देने योग्य बनिए। ये कहना और रोजगार देने योग्य बनाने में, दोनों में फ़र्क है। आप कहते हैं सूक्ष्म उद्योग खोलिए, भाई सूक्ष्म उद्योग का इन्वेस्टमेंट ही है 5 करोड़, आप उपलब्ध कराइए, कागजी कार्रवाई में उसका 40% तो चला जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप सिस्टम की कमियां नज़र आ जाती हैं कि भाई आप उतना आसान बनाइए पेपर वर्क को कि एक आम आदमी वहां तक पहुंच सके और आपकी योजना और नीतियों का लाभ लेकर के वो आगे बढ़ सके। संभव नहीं हो पाता इस तरीके से। तो बढ़ावा देना सिर्फ भाषणों में नहीं, भाषणों में बढ़ावा देने से यह जनसंख्या समस्या ही बनी रहेगी। भाषणों में बढ़ावा देंगे तो जनसंख्या एक प्रॉब्लम ही रहेगी। अगर जनसंख्या समस्या को सॉल्व करना है तो उसे एक संसाधन बनाइए और उपलब्ध संसाधनों के साथ उसे मर्ज कीजिए, फिर वो जनसंख्या आप पे निर्भर नहीं रहेगी। कोई नहीं रोड पे उतरेगा कि नहीं मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि जो नौकरी जो सर्विस में है वैसी अपॉर्चुनिटी आप प्राइवेट सेक्टर में उनको दीजिए, वो एम्प्लॉय बन सके, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जनसंख्या समस्या है तो जनसंख्या क्या है? जनसंख्या एक पूंजी भी है, जनसंख्या सामाजिक पूंजी है। ये चैप्टर भी आपको पढ़ना। इन दोनों चैप्टर्स पे क्या होता है, निबंध में सवाल बनते हैं। इन दोनों चैप्टर पे निबंध आ जाता है, और जितने भड़ास हो, जब भी कभी आपको मौका मिले निबंध लिखने का जनसंख्या समस्या पे या जनसंख्या पूंजी पे, जितनी भड़ास हो मन की सब निकाल दीजिएगा एग्जाम, क्योंकि वो आपको स्कोप देता है कि इसके अच्छे बुरे सारे पहलू को आप वहाँ लिखें। जो भी आपको लगता है कि जनसंख्या समस्या, आप ये भी जानते हैं कि जनसंख्या प्रॉब्लम क्या होगी, आगे सीख भी जाएंगे। और जनसंख्या को एक सामाजिक पूंजी के रूप में हम किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे उसे हम पूंजी बना सकते हैं जनसंख्या को, ये भी आपको पता होगा ये क्लास खत्म होते होते। तो फिर आप निबंध लिखने की स्थिति में भी आ जाएंगे। ठीक है,
इसी जनसंख्या समस्या और इसी जनसंख्या पूंजी के संदर्भ में हम बहुत सारी नीतियों की चर्चा करेंगे, सरकार की योजनाओं की चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे पहल चला रही है सरकार, जैसे स्टार्टअप योजना है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ये सब क्या है, अब सरकार मुद्रा योजना चला रही है नहीं, रेवड़ी पटरी वालों को सरकारें फाइनेंस सपोर्ट कर रही है, सरकार बहुत काम कर रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है, ताकि जनसंख्या समस्या ना बनने पाए, उसका वो प्रॉब्लम ना बने। लेकिन फिर उसी के समकक्ष एक और पहलू छूट जाता है कि जनसंख्या प्रॉब्लम बनी रहती है कि अब सेक्टर को लेकर के, गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को लेकर के। तो भाई जनसंख्या अधिक हो गई है, अगर जनसंख्या अधिक है तो निश्चित रूप से कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन जनसंख्या का अधिक होना उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। थोड़े समय में आप समय देके जो उपलब्ध संसाधन हैं उनको उपलब्ध करा के सही तरीके से आप एक सख्त नियम और कानून के तहत भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। थोड़ा सा करप्शन लेवल कम करके, घूसखोरी का लेवल कम करके, नौकरशाही में थोड़ी सी पारदर्शिता और ला करके आप जनसंख्या को समस्या से मुक्त करके इसे एक पूंजी के रूप में विकसित कर सकते हैं, और हो भी रहा है। लेकिन ये चीज़ जिस रेशियो में हो रहा है ये पर्याप्त नहीं है, इसको और अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो जनसंख्या समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, यानी जनसंख्या सामाजिक पूंजी है, इसको पढ़ने के बाद में इस सब को हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चैप्टर हमारा होगा, इन्हीं सब सारे चैप्टर्स को हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। और उसके बाद में अगर जनसंख्या है तो उसका आवागमन लगा रहेगा, गांव से शहर में आएंगे, शहर से गांव में जाएंगे। पिछले 3 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2019 से लेकर के 2021 के बीच में जनसंख्या का प्रवास कहाँ से कहाँ की तरफ ज़्यादा हुआ है। तो आमतौर पे हमेशा आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जनसंख्या का प्रवास, खासकर पुरुष जनसंख्या का प्रवासन गाँव से शहर की ओर हुआ है। लेकिन इन 2 सालों में पुरुष हो या महिला हो, किसी का भी प्रवास, खास तौर पे वो पुरुष जो शहर में रहते थे उनका प्रवासन जो हुआ वो गांव की तरफ हुआ, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि हमेशा से आपको ये सिद्धांतिक रूप से सत्य है कि गांव से शहर की ओर प्रवास अधिक होता है। तो उस सैद्धांतिक रूप से जो सत्य है और जो पढ़ते भी हैं आप, उसमें एक छोटा सा मोड़ आया है 2019, 20, 21 में, जब वो जनसंख्या पलट गई है। इस दौरान जनसंख्या शहरों से गांव की तरफ उनका पलायन हुआ है, और एक लंबे समय के लिए हुआ है। अगर 2-4 दिन के लिए होता वो बात अलग थी, उसे हम प्रवासन में नहीं लेते, लेकिन बहुतों ने शहर को त्याग ही दिया कि भाई हम शहर न जाने वाले। और 2 साल का प्रवास था। तो अब अगर कभी हमेशा के लिए नहीं, जब वो स्पेशली टाइम पीरियड दे दे कि 2019 से 22 के दौरान जनसंख्या का प्रवासन कहाँ से कहाँ की ओर हुआ है, ऑप्शन में अगर शहर से गांव है तो अब वो सही ऑप्शन जाएगा। ठीक है, उससे पहले या उसके बाद में फिर से गांव से शहर की ओर पुरुष जनसंख्या का प्रवास अधिक होगा। ये मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा, कुछ करंट अपडेट्स के साथ में। जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ILO जैसे संस्थाएं हैं जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी स्टेटमेंट में ये बात अपनी कही है कि इस दौरान, कोविड के दौरान, जनसंख्या का प्रवास वो शहर से गांव की ओर बढ़ा है। ठीक है, तो गांव से शहर की ओर कम हुआ है। तो अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा प्रवासन या माइग्रेशन। अब ये भी भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारत विश्व स्तर पे भी प्रवास देखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, और भारत में कितने प्रकार के प्रवास होते हैं वो भी देखेंगे। भारत में ये सवाल कई बार पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक प्रवास कहाँ से कहाँ का और किस लिंग में होता है, यानी कौन सा वर्ग इस प्रवास ज़्यादा करता है, महिला या पुरुष। तो भारत में गांव से गांव की ओर सबसे ज़्यादा प्रवासन होता है महिलाओं का प्रवासन। भारत गाँव का देश है। आज भी हमारे यहाँ नगरीकरण इस स्तर पे नहीं हो पाया है, गाँव की संख्या आज भी अधिक है। और जो महिलाओं में प्रवासन अधिक होता है पुरुषों की अपेक्षा, तो भारतीय परंपरा में शादी को लेकर के बात है कि शादी के बाद महिलाएं या लड़कियों शादी के बाद में उनका जो प्रवास होता है ससुराल की ओर होता है, यानी एक गांव से या एक घर से दूसरे घर की ओर। तो इस परंपरा की वजह से महिलाओं में जो प्रवास होता है वो खासकर मायके से ससुराल की तरफ होता है। और ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर महिला पुरुष ऑप्शन में रहे तो पुरुष का प्रवास नहीं होता है इस तरीके से। किसी समाज में ऐसा है कि पुरुष अपने ससुराल में जाते हैं, लेकिन आमतौर पे मैक्सिमम में आप देखेंगे तो महिलाओं का ही प्रवास होता है। ये भी आपसे चर्चा करेंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, 10 से 11 टॉपिक हैं जो आपको जनसंख्या भूगोल में पढ़ने हैं, और मैक्सिमम 15 लेक्चर में ये हम आपको देंगे। ठीक है, क्लासेस छोटी होंगी, बहुत लंबी नहीं होंगी, कॉन्सेप्चुअल होंगी और एग्जाम ओरिएंटल होंगी। जो आपके एग्जाम में खास तौर पे
मेन साइंस और राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होने वाली है यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए भी। और इसी के संदर्भ में हम बीच बीच में आपसे जनजातियों की चर्चा कर लेंगे, जो विश्व की जनजातियां हैं प्रमुख, और उनकी कुछ परंपराएं और समाज जो मानव भूगोल में देखना है, लेकिन हम जनसंख्या पढ़ रहे हैं तो जनसंख्या के साथ ही रिलेट करके उसे पढ़ेंगे। और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जनसंख्या, जनजातियों का नाम, किसी क्षेत्र में या किसी महाद्वीप की विशेष जनजाति का नाम और वो कहाँ पाई जाती हैं, उनकी कुछ विशेषताएं और उनसे संबंधित कुछ परंपराएं होती हैं, जो मेले त्यौहार वगैरह हैं, इन सब पे भी बातें हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्लास को हम कंटिन्यू जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों से, यानी वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों से शुरू करेंगे। पहला चैप्टर हमारा होगा और इस क्लास को आप 8 तारीख को देख सकते हैं।